नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं जो एएलपी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। 2019 में जो पेपर हुआ था, उसके लिए बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है 19 और 20 मार्च 2025 को आपका पेपर है एएलपी सीबीटी 2 का। तो उसमें जो 25 नंबर की मैथमेटिक्स आती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और उसके लिए मैं सीरीज लेकर आया हूं। उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। ठीक है, इस पूरी सीरीज में 2019 में जो 23 जनवरी, 22 जनवरी और 21 जनवरी 3 दिन, 3 शिफ्ट में, टोटल 9 शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए, उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन हम करेंगे। एक एक प्रश्न पूरा डिटेल में विद कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आज की हमारी क्लास में आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2019 को जो पहली शिफ्ट थी, जो कि सुबह 8:30 से 11 बजे तक की थी, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहले 2019 से 2019 में जो भी आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 9 शिफ्टों में, 23 जनवरी, 22 जनवरी, 21 जनवरी, उन 9 शिफ्ट के सारे मैथमेटिक्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और फिर हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट जितने भी 25 क्वेश्चन होंगे, वो 25 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आपको मैं करवाऊंगा। उसके लिए अलग सीरीज लेकर आऊंगा आपके सामने। ठीक है, ये जो 9 क्लासें हैं, ठीक है, ये 9 क्लासें आपके 3-4 दिन में रोज की 2-2 क्लास के रूप में आपके सामने इस चैनल पर आ जाएगी। और फिर बचे हुए जो हमारे पास 10-11 दिन होंगे, उन 10-11 दिनों में हर दिन 2-2 टॉपिक, 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जैसे क्वेश्चन आए हैं उन पर आधारित प्रश्नों के अनुसार हम वो सीरीज भी लेकर आएंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने और डाला है, जो कि 10-15 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बताई है कि 2019 में कौन सी शिफ्ट में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, और कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और कौन से टॉपिक को कितनी प्रायोरिटी आपको देनी है, वो डिटेल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पूरी की पूरी एक्सप्लेन करी है। और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही इस सीरीज के बाद में जो मैं हर एक टॉपिक से 25 नंबर क्वेश्चन लेकर आऊंगा, टॉप 25 क्वेश्चंस, जिनमें से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन लाऊंगा जिस तरह के रेलवे में क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो रेलवे का डी ग्रुप हो, रेलवे का जेई का पेपर हो, ठीक है, रेलवे का टेक्नीशियन का पेपर हो, लोको पायलट का पेपर हो, आरपीएफ का पेपर हो, ठीक है, किसी भी रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रेलवे बोर्ड जिस तरह के क्वेश्चन बनाता है गणित के, वो सारे के सारे क्वेश्चन, उस पैटर्न के क्वेश्चन हर टॉपिक से 25-25 लेकर आऊंगा। लेकिन इस सीरीज के बाद में पहले 2019 की 9 शिफ्टों के जो भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, उनको हम एक एक क्लास में कवर करेंगे। फिर हर एक टॉपिक में से टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि रेलवे बोर्ड में आने लायक होंगे, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और उनमें भी टॉपिक वो पहले लेंगे जिस टॉपिक से 2019 में सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, ठीक है, और भी टॉपिक है। वो पूरा सीक्वेंस मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जो हमारा 23 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट था 8:30 से 11 बजे तक का, उसमें जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे, वो भी कौन सा पेपर, वही जिसका 19 और 20 मार्च को एग्जाम है, एएलपी सीबीटी 2। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है सवाल। पहला प्रश्न कह रहा है कि यहां से आपका इंग्लिश खत्म होकर हिंदी वाला जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये है आपका क्या, 3D का क्वेश्चन, मेंसुरेशन 3D मतलब क्षेत्रमिति 3 निर्देशांक जो है उसका सवाल। तो गोले की बात कर रहा है और गोले का आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो किसी भी गोले का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 4 पाई, पाई मतलब क्या, 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब उसकी रेडियस। बिल्कुल सही है। ये आपको दे रखा है किसके बराबर है, 1386 के बराबर है। बिल्कुल सही है। यहां से आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकाल लेते हैं, बिल्कुल। तो रेडियस निकालेंगे, और
रेडियस निकालने के बाद में आपको क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, तो जो रेडियस आएगी उसका डबल कर देंगे। चलिए भाई, जो जो चीजें कैंसिल होने वाली है उनको कैंसिल आराम से कर लेते हैं। देखिएगा 11 से इसको काट लूं, बिल्कुल काट सकता हूं भाई। तो 11 से इसको अगर मैं काटूं तो 11 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। 11 से इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। फिर कितना बचेगा, 2 तो 28 होगा। तो फिर 11 से ये जाएगा कितनी बार, 2 बार 22। फिर कितना बचेगा, 6। तो 66 होगा, तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से अब इसको काट लेते हैं, तो 126 का क्या हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा। तो 126 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 63। 4 से 63 कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो वहीं पड़ा रहने देते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का 63 से गुणा करूंगा, और 4 कहां चला जाएगा, नीचे। तो 4 तो चला गया नीचे, और 7 का 63 से गुणा करना है, तो 7 का 6 से गुणा कर लेता हूं। तो 6 और 7 का गुणा कितना होगा, 42, 420। और फिर 3 और 7 का करूंगा तो कितना होगा, 21। तो 420 और 21 कितना होगा, 441। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट होगा। तो 441 का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, और 4 का स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए। ये मेरे सामने त्रिज्या निकल कर आई। आपको त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, आपको व्यास पूछ रहा है, जो कि आपको पता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसका वाले इस त्रिज्या का डबल कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो 21/2 का 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा 21, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। अगर आपको रेडियस पूछता तो रेडियस 21 अपॉन कितना हो जाता, 2, मतलब 10.5 हो जाता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यहां से हिंदी वाला प्रश्न शुरू हो रहा है। बिंदु -4,7 और 2,3। जैसा कि आपको पता है, जब कभी भी बिंदु को लिखा जाता है तो कोष्टक में लिखा जाता है और कॉमा करके लिखा जाता है। और जो पहला वाला होता है वो x निर्देशांक होता है, और दूसरा जो होता है वो y निर्देशांक होता है। ठीक है, इसमें भी ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, ये x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। बिंदु -4,7 और 2,3 से जुड़ने वाली परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। ठीक है, कुल मिलाकर एक रेखा बन रही है आपके सामने। उस रेखा के लिए आपको बिंदु दे रखे हैं क्या, -4,7 और 2, कितना 3। तो इसका मध्य बिंदु जो है, मिड पॉइंट जो है, उस मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब उसके निर्देशांक बताने हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरा हम चतुर्थांश बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, और ये मूल बिंदु 0 होता है, जिसके निर्देशांक 0, क्या होते हैं, 0। यहाँ पर x धनात्मक, y भी धनात्मक होता है। यहाँ पर x ऋणात्मक, y धनात्मक होता है। यहाँ पर x ऋणात्मक, y ऋणात्मक होता है। यहाँ पर x धनात्मक और y क्या होता है, ऋणात्मक। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। इस सवाल का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, पर सवाल आया है तो और भी आपको जो जानकारी है वो बता देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हर एक प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ठीक है, तो अगर प्लस में होते हैं दोनों ही, तो वो कौन से चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। चलिए, अब हमको इसके मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो x वाले निर्देशांकों को जोड़कर बटा 2 कर देंगे, और y वाले निर्देशांकों को जोड़कर बटा 2 कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो -4 और 2 को जोड़ूंगा तो -2 होगा, और बटा 2 करूंगा तो कितना आएगा, -1। 7 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 10 होगा, और 10/2 करूंगा तो कितना आएगा आपके, 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, -1, और y की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो -1 और 5 कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कॉमा है यहाँ पर, -1, 5। 1, -5 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए ये इस तरह के ऑप्शन आते हैं कि आप जल्दबाजी में, कंफ्यूजन में गलत करें, क्योंकि 1 और -1 में बहुत फर्क है। अगला प्रश्न देखिए, यहां से हमारा हिंदी वाला प्रश्न शुरू हो रहा है। यदि a माइनस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर 14 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते, ऑप्शन मतलब नंबर कुछ मानकर भी आप कर सकते हैं। दो नंबर ऐसे सोचिए जिनको घटाने पर कितना आए 5 और जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 14, ठीक है। और फिर उनके वर्गों का योग करने पर इनमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो शायद 7 - 2 कितना 5 और 7 × 2 कितना 14। तो फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई 49। और क्या लिया था हमने इसको 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4। तो 49 और 4 कितना 53। हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी एक तरीका था, लेकिन ये तरीका उस समय तक अच्छा है जब ये नंबर छोटे हैं आपके सामने। अभी अगर ये 14 की जगह 144 या बड़े नंबर होते तो फिर हम ज्यादा सोच नहीं पाते। तो इससे भी कर सकते हैं इस प्रश्न को तो, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को करने का दूसरा और कौन सा तरीका है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, बीज गणित अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो जो वैल्यू पड़ी है वो रख देते हैं। a - b कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको निकालना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -2ab, ab कितना है भैया 14, तो लिख लेते हैं 14। 14 का 2 से गुणा कितना भैया 28, माइनस का 28 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 25 में 28 जुड़ेगा तो 25 में 25 जुड़ेगा 50 और ऊपर का 3 कितना हो गया ये जुड़ने पर 53। इधर क्या पड़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो पूछा गया था आपको, जो कि कितना आ गया सी ऑप्शन 53, जो कि हमने सीधा सीधा भी निकाल लिया बिना किसी मेथड के नंबर मानकर। लेकिन छोटे थे ये 14 और 5 तो नंबर मानना आसान था, अगर बड़े होते तो दिक्कत आती, इसीलिए आपको मैंने पूरा मेथड पूरा कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लिख दिया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहां से हमारा शुरू हो रहा है कौन सा, हिंदी वाला प्रश्न। किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 और 1458 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये आपको पूछा जा रहा है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिएगा भाई कैसे बताएंगे। देखिए हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलना, ठीक है। जब हर साल ब्याज एक समान होता है तो वो ब्याज आपका कहलाता है सरल ब्याज, क्योंकि सरल ब्याज हमेशा मूलधन प्रिंसिपल पर मिलता है, इसीलिए हर साल ब्याज एक समान होता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज आपके ब्याज पर ब्याज मिलना होता है। तो इसका मतलब जब ब्याज पर ब्याज मिलता है तो वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ब्याज हर साल पिछले साल से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उस पर ब्याज मिलकर नया ब्याज आपके सामने आया है। अब उस पर ब्याज मिलता कितना है, तो उस पर ब्याज मिलता है जो ब्याज की दर होती है उसके अनुसार। तो ये जो आपका कह रहा है कि पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज जो 1350 और कितना है 1458, अगर ये सरल ब्याज होता तो पहले साल भी 1350 ही होता और दूसरे साल भी 1350 ही होता, अगर सरल ब्याज होता तो। लेकिन ब्याज चक्रवृद्धि है, इसीलिए तो दूसरे साल पहले साल से अधिक है, और कितना है दूसरे साल में 1458 रुपए। तो भैया 1350 से 1458 क्यों हो गए, क्योंकि 1350 पर भी आपने ब्याज दिया है। तो कितना ब्याज दिया है, उतना ही दिया है जितना 1458 और 1350 का अंतर है। कितना अंतर है, 100 और 8, 108 का अंतर है। तो आपने 108 रुपए का ब्याज दिया है, किस पर दिया है 1350 पर दिया है। अब ये जो 108 रुपए का आपने ब्याज दिया है 1350 पर, ये 108 रुपए का ही ब्याज क्यों दिया आपने, 8 रुपए का, 12 रुपए का, 9 रुपए का, 200 रुपए का ब्याज क्यों नहीं दिया आपने, क्योंकि ब्याज की दर ऐसे ही तय हुई थी कि 108 आपको ब्याज देना है 1350 पर। तो यही तो बताना है कौन सी ब्याज की दर तय हुई थी। तो ब्याज कितना दे रहे हो 108, किस पर दे रहे हो 1350 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आएगा 100। क्यों? क्योंकि दर किसमें होती है ब्याज की, हमेशा प्रतिशत में। तो 108 का ब्याज 1350 पर और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, काट छाट कर लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा। 0 से भैया 0 गया, बिल्कुल सही है। 5 से चला गया कितना 2, 5 से इसको काट लेता हूं तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और फिर 35 होगा तो कितनी बार 7 बार, बिल्कुल सही है।
27 से 108 मैं काट सकता हूँ, 27 का डबल होता है 54 और 54 का डबल होता है 108, तो 27 का 4 गुना होता है 108। 4 का 2 से गुणा करोगे कितना? 8%, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां, यहां से शुरू हो रहा है हिंदी में। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का क्यूब की बात कर रहा है, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ अगर लोहे का घनत्व जो है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या निकालना? आपको द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान आपको पता है क्या होगा? जो इसका आयतन है, वॉल्यूम है, गुणा जो इसका घनत्व है, डेंसिटी है, वो हो गया हमारा काम। घनत्व तो हमको दे ही रखा है, पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आयतन जो है उसकी इकाई हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब ही होती है, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो ग्राम में आ जाएगा और सारे के सारे ऑप्शन ग्राम के अंदर ही है। हो गया। आयतन, किसी भी घन का आयतन क्या होता है? उसकी भुजा का क्यूब। भुजा कितनी है भाई? 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब करूंगा तो कितना होगा? 8, और सेंटीमीटर का क्यूब करूंगा तो क्या होगा भाई? सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही है, ये आ गया वॉल्यूम, इसका आयतन, गुणा घनत्व मतलब डेंसिटी कितनी है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? 7.8 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, आंसर जो आएगा वो आएगा किसमें? ग्राम में। 7.8 का 8 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की भी आपको कतई आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक यूनिट डिजिट से भी उत्तर आ रहा है, क्योंकि ये 8 है और लास्ट में भी कितना है? 8, तो 8वां टी क्या होता है? 8 8 जा कितना होता है? 64, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसके लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 4 आ रहा है और वो ऑप्शन कौन सा है आपका? चौथा। ठीक है, तो इसका मतलब 8 का 7.8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 624 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट लगानी है तो 62.4 हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है भाई? फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो ये लीजिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू क्या? घनत्व। अगला प्रश्न जो कि ग्राफ से है, काफी बड़ा प्रश्न है, आराम से पढ़ते हैं पहले तो इसको। ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है? हिंदी। यहां से आप देख सकते हैं, यहां से हमारा हिंदी वाला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। देखिए, बार ग्राफ, जैसा कि आपको पता है ग्राफ भी कई तरह का होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, टेबुलेशन होता है, ठीक है, हिस्टोग्राम होता है। तो उसमें से एक टाइप आपके सामने जो कि है बार चार्ट। बार ग्राफ में 2 प्रकार के सलाद है, सलाद आप खाते ही होंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक्स और वाई। एक्स जो है वो डार्क से शो हो रहा है और वाई जो है वो लाइट से शो हो रहा है। कह दूं ब्लैक और किससे? व्हाइट से। आगे चलते हैं। 2 प्रकार के सलाद है, एक्स और वाई। उसको बनाने के लिए जितने भी आवश्यक अवयव चाहिए, जो भी आपको अवयव चाहिए, मतलब जैसे सलाद में भी कई आइटम होते हैं, तो उसमें ये नाम दे रखे ABCDEF, ठीक है। तो वो जो भी अवयव है वो सारे के सारे किस में दे रखे हैं? ग्राम में दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूं अगर, तो ये जो एक्स वाला सलाद है उसमें जो ए अवयव है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आलू, प्याज, कुछ भी जो भी आप इंक्लूड करना चाहे, ठीक है, ककड़ी, जो भी है, जिस टमाटर, जो भी है, ये ABCDEF नाम दे दिया उसने। तो सलाद एक्स में ए अवयव कितना है? 500 ग्राम है, ठीक है। बी अवयव कितना है? 600 ग्राम है। सी अवयव कितना है? 200 ग्राम है। डी अवयव कितना है? 300 ग्राम है। ई अवयव कितना है? 100 ग्राम है। और एफ अवयव कितना है आपके? एफ अवयव है आपके 400 ग्राम। अब आपको समझ में आया होगा क्या है ये प्रश्न। वाई सलाद में ए अवयव कितना है? 300, बी कितना है? 100, सी कितना है? 200, डी कितना है? 200, ई कितना है? 400 और एफ कितना है भैया? 300 ग्राम है। ये सारी वैल्यू ग्राम में है, वहां लिखा हुआ है। अब आपको क्या बोल रहा है? अगर सलाद एक्स के घटक बी को, सलाद एक्स कौन सा भाई? डार्क वाला। कौन सा अवयव है? कौन सा घटक है? बी। उसको 100 ग्राम कम कर दिया जाए, तो अभी बी कितना है भाई? 600 ग्राम है। तो 600 ग्राम में से 100 ग्राम कम कर दूं तो कितना हो जाएगा भैया? 500 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तथा सलाद वाई के घटक ई को,
तो सलाद y कौन सा है भाई, ये व्हाइट वाला। ई घटक कौन सा है, ये वाला। अभी कितना है भैया, 400 ग्राम है। क्या कह रहा है, y के घटक ई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो अभी कितना है, ये 400 ग्राम है। और 400 का 25% मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 400 का 1/4 कितना आएगा, 100। तो वो बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब अब ये 400 की जगह कितना हो गया आपके, 500 ग्राम हो गया। ठीक है, जो परिवर्तन कह रहा है वो परिवर्तन कर रहे हैं। बढ़ा दिया जाए तो सलाद y सलाद x से हल्का कितने प्रतिशत होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो वजन कैसे तोलोगे आप, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उन्हीं का वजन करने पर आप बताओगे कि हल्का है या भारी। तो कौन कौन सी चीजें a से लेकर f तक है, जैसे कि मैंने बोला प्याज, नींबू, जो भी टमाटर, ककड़ी, जो भी चीजें हैं उनको ये ABCDEF नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वजन कैसे करोगे, जितने जो जो इसमें है उन सबको तोल लीजिए, उन सबका वजन कर लीजिए, उनका टोटल कर लीजिए। तो x का टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, और y का टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। x कौन सा भैया, डार्क वाला। ये ध्यान रखना, जो चेंज किया है वो चेंज होने के बाद में हमें कैलकुलेशन करनी है। कितना है, 500। कितना है, 500। 400 है लेकिन 100 कम कर दिया ना, तो 500। 500 500 हजार, हजार और ये कितना, 1200। 1200 और ये कितना, 300, तो 1500। 1500 और ये कितना भैया, 1600। 1600 और ये 400 कितना, 2000। 2000 ग्राम टोटल x जो है उसका वजन हो गया एक तरह से। y कितना है, शुरू हो जाइए, 300 और ये 100 कितना, 400। 400 और 200 कितना, 600। 600 और ये 200 कितना भैया, 800। ये ध्यान रखना 500 है, 400 था लेकिन बढ़ा दिया है, तो 800 और 500 कितना हो गया, 1300। 1300 और ये कितना, 300, तो मतलब 1600 ग्राम। बिल्कुल सही है। y हल्का है या x, डेफिनेटली y हल्का है। क्यों, क्योंकि x जो है वो तो 2 किलो एक तरह से, और जो y है वो 1 किलो 600 ग्राम है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि सलाद y सलाद x से कितना हल्का है। तो दिखने में तो अगर मैं देखूं क्वांटिटी में तो 400 ग्राम हल्का है, लेकिन आपको किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो परसेंटेज में बता देते हैं। कितना हल्का है भैया, 400 ग्राम हल्का है। प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा में क्या आ जाएगा आपके, 100 आ जाएगा। किससे कंपैरिजन, तुलना हो रही है, x से हो रही है, तो x का वजन कितना है, 2000 ग्राम है, तो ये नीचे 2000 लिख देते। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 इस 40 को काटेगा 20 बार, तो 20% मेरा उत्तर आएगा, जो कि सीधा सीधा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा आप लोगों की तरह ऑप्शन है। और वो ऑप्शन कौन सा है, 20% आपका सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। कहां से शुरू हो रहा है भाई, ये यहां से शुरू हो रहा है हमारा हिंदी में प्रश्न। एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालक मतलब जो ड्राइवर है वो गियर में 18 दाते हैं, ठीक है, जबकि संचालित जो उसका फॉलोवर है गियर है उसमें 8 दाते हैं, ठीक है। तो संचालक जो ड्राइवर वाला गियर है उसमें प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित जो फॉलोवर है उस गियर बार कितनी बार घूमेगा, मतलब उसमें कितने चक्कर लगेंगे, ये आपको बताना। बहुत ही आसान है। ड्राइवर जो भी संचालक गियर है उसमें कितने दाते हैं, 18, और कितने चक्कर लगाता है, 16। तो उतने ही कौन लगाएगा, जो फॉलोवर है वो। तो फॉलोवर के लिए चक्कर कितने होंगे ये पूछ रहा है, तो मान लेते ए, और दाते कितने हैं उसमें, वो दाते आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर कितने, 8। हो गया हमारा आंसर। 8 16 को काटेगा 2 बार, ठीक है, और इसका गुणा करोगे आप, ये कैंसिल हो गया, एक सेकंड, चलिए ये कैंसिल हो गया 2 बार, 18 का 2 से कितना, 36। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब संचालक गियर जो है वो 16 चक्कर काटेगा, तो उसके लिए जो फॉलोवर गियर है, संचालित जो गियर है वो कितने चक्कर काटेगा, 36 चक्कर काटेगा। ये डिपेंड करता है जो दाते हैं उनकी संख्या पर, ठीक है। ड्राइवर के लिए, जो संचालक के लिए गियर है उसमें 18 दाते, और जो फॉलोवर है संचालित है उसमें कितने हैं भैया, उसमें आपके हैं 8 दाते। अगला प्रश्न देखिए, यदि रूट x बराबर, यहां से हमारा शुरू हो रहा है हिंदी वाला प्रश्न, यदि रूट x प्लस 0.24 बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 0.1296 के, तो x का मान क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं। देखो भाई, रूट x
प्लस 0.24 बराबर 0.1296। बिल्कुल सही है। इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। चलिए, पॉइंट भूल जाइए, आप तो 1296 का वर्गमूल कीजिए, जो कि कितना होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए कितना होता है भैया, 36। 36 का स्क्वायर होता है 1296। जब एग्जाम देने जा रहे हो तो 35-40 तक वर्ग घन तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो 1296 का वर्गमूल करूंगा तो कितना आएगा, 36। बिल्कुल सही है। लेकिन पॉइंट के बाद अभी कितने अंक है, 4 है। ठीक है, वर्गमूल करने पर पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। तो 36 में पॉइंट के बाद 2 अंक कितने होंगे, 0.36 होंगे। सही है, बिल्कुल सही है। ये जो 0.24 इधर धनात्मक है, वो उधर जाकर किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का। तो रूट एक्स बराबर 0.36, और ये जो 0.24 इधर प्लस है, वो उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का। तो 0.24, तो सॉरी 0.36 में से 0.24 लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1.12 आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी किसकी, रूट एक्स की। ठीक है, तो रूट एक्स की वैल्यू आएगी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इधर से रूट हटेगा, तो इधर से रूट हटने पर उधर क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर हम सबको पता है 144 होता है। अभी डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, 2। लेकिन स्क्वायर करने के बाद में कितनी डिजिट होनी चाहिए, 4। लेकिन 144 में कितनी डिजिट है, 3। तो इसको 4 डिजिट बनानी पड़ेगी। तो अगर इसको 4 डिजिट बनाना है तो एक डिजिट मन से लगाना पड़ेगा, और मन से हमेशा जो डिजिट लगाते हैं वो कौन सी होती है, 0। और 0 उधर नहीं लगाऊंगा, उधर लगाऊं तो 1440 हो जाएगा। इधर आगे की तरफ लगाऊंगा और ये लगा दूंगा पॉइंट। तो 0.0144 मेरा आंसर सही है। और जो कि ऑप्शन मैं देख पा रहा हूं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत ही अच्छे। ये था हमारा प्रश्न नंबर कौन सा, 8वां। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। देखिए, फिर से ग्राफ का प्रश्न आया। यहां से आपका ये शुरू हो रहा है हिंदी में प्रश्न। बार ग्राफ, जैसा कि मैंने कहा, कई तरह के चार्ट होते हैं, पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट मतलब ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना हुआ आता है, आपको पता हो तो, जो कि डिग्री या प्रतिशत में होता है। लाइन चार्ट मतलब इस तरीके से। ठीक है, एक ये बार चार्ट, एक होता है हिस्टोग्राम जिसको हम कहते हैं आयताकार, जो कि इस तरीके से। ठीक है, और एक होता है आपके टेबुलेशन, सारणी, जो कि इस तरह से बनी हुई रहती है। चलिए, ये 5-6 तरह के होते हैं, उसमें से एक तरह का जो है वो हमारे सामने आया है। क्या कह रहा है, देखिएगा। बार ग्राफ जो है वर्ष 2000 और 2010 के लिए 6 देशों के जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व दर्शा रहा है ये, आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इधर दे रखी है, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। 2000 कौन सा है, जो डार्क वाला है, और 2010 कौन सा है, जो व्हाइट वाला है या लाइट कलर वाला है, वो मैं कह सकता हूं। अलग अलग कंट्रीज हैं ये, ABCDEF। ठीक है, चलिए, फिर क्या बोल रहा है, देश बी का, कंट्री बी जो है, देश बी का क्षेत्रफल देश डी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, यदि 2000 में देश बी की जनसंख्या 1 करोड़ है। जो बी है उसकी जनसंख्या कितनी है भैया, 1 करोड़। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। और 2010 में देश डी की जनसंख्या कितनी है भाई, 60 लाख है। तो डी की जनसंख्या कितनी है भाई, 60 लाख। एक चल रहा है करोड़ में, एक चल रहा है लाख में, तो दोनों को सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है, तो 60 लाख मतलब कितने मिलियन हो गए, 6 मिलियन। और 1 करोड़ मतलब कितना होगा, एक तरह से 10 करोड़ हो गया। ठीक है, तो 10 करोड़ हो गया, सॉरी 100 करोड़ कर देंगे इसको, 100 करोड़ नहीं, 100 लाख कर देंगे। तो 100 लाख करेंगे तो हमें पता है मिलियन में अगर देखूं तो कितना हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है आगे जाके, यह जनसंख्या घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, तो निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। तो प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपको यह पूछा जा रहा है इसमें, जहां तक याद आ रहा है मुझे, कि डी का जो है वो आपके बी का डी से कितना एरिया ज्यादा है, या इस तरह का प्रश्न है यहां पर।
ठीक है, तो उस प्रश्न का आंसर करने के लिए हम ये देख सकते हैं इनमें कितने का फर्क आ रहा आपके 4 मिलियन का। ठीक है, फिर बदलेंगे इसको और प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा में 100 करेंगे तो 4 के हिसाब से एक ही ऑप्शन मिल रहा है और वो ऑप्शन कौन सा आपका 400%, और वो कौन सा है चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है, जो कि हिंदी में हमारे यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। दो कारें हैं, बिल्कुल सही है, एक्स और वाई जिनको नाम दे दिया गया है, क्रमशः रेस्पेक्टिवली, मतलब एक्स की स्पीड कितनी है 50 और वाई की स्पीड कितनी है 75, कोई दिक्कत नहीं। औसत गति से ए से बी तक की यात्रा करती है, ए स्थान से बी स्थान तक दोनों जाती है, दोनों की स्पीड पता है, तो इसका मतलब जितना एक्स कार जाती है उतना ही कौन सी कार जाती है, वाई कार जाती है। दोनों डिस्टेंस बराबर कवर करेगी लेकिन उनकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यदि x को इस यात्रा में y की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है, x ज्यादा समय ले रही है, बिल्कुल ज्यादा समय लेगी क्योंकि x की स्पीड क्या है 50 और y की क्या है 75, तो x की स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। फिर क्या बोल रहा है, a और b के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होगी। सूत्र से भी कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक जो रेशियो वाला मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं, वही करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि चाल का सूत्र होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटा क्या, समय। बिल्कुल, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सीधा मैंने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या है भाई, कांस्टेंट है, अचर है। कैसे, क्योंकि x जो कार है वो भी a से b तक जा रही है और y जो कार है वो भी a से b तक जा रही है, तो दोनों के लिए दूरी एक समान है, तो दूरी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अचर हो गई, तो जो चाल है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, समय के। जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, टाइम के। या यूं कह दूं जो स्पीड है वो स्पीड आपके रेसिप्रोकल हो गई किसके, टाइम के। तो अब हमें पता है कि जब दो आपस में व्युत्क्रमानुपात होते हैं तो उनका अनुपात भी क्या आता है, आपस में उल्टा। कैसे, देखिए ये एक्स और ये वाई कार बिल्कुल सही है, हमें दे रखा उनकी स्पीड कितनी कितनी दे रखी है भाई 50 और कितनी 75। अनुपात ले सकता हूं बिल्कुल, 25 से जाएगा कितना 2, 25 से जाएगा कितना 3। तो अब स्पीड का रेशियो आया तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा। तो टाइम का रेशियो होगा जो कि ए से बी तक लगेगा, एक्स को अलग और वाई को अलग, लेकिन अनुपात क्या होगा इसका उल्टा, मतलब 3:2। बिल्कुल सही है। तो एक्स के लिए टाइम की इकाई कितनी है 3, वाई के लिए टाइम की इकाई कितनी है 2। तो एक्स को टाइम वाई से ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल ज्यादा लग रहा है। कितनी इकाई ज्यादा लग रहा है, 1 इकाई ज्यादा लग रहा है, और वो 1 इकाई किसके बराबर है प्रश्न में, 2 घंटे के बराबर। तो 1 का मतलब कितना है भैया यहाँ पर 2 घंटे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच की दूरी। तो इसी फॉर्मूले में आप देख सकते हो अगर दूरी निकालनी है तो चाल और समय का क्या करना पड़ता है, गुणा। तो इसका मतलब कौन सी चाल काम में लूं, दूरी किससे तय करवाऊं, एक्स से या वाई से, किसी से भी करवा दीजिए, दूरी तो एक समान है, तो मैं एक्स को ही पकड़ लेता हूं। तो दूरी निकालनी है तो दूरी क्या होगा, चाल इंटू समय। तो एक्स की चाल कितनी है प्रश्न में 50, तो ये आ गया 50 हमारी चाल इंटू समय। एक्स को कितना समय लग रहा है, 3 इकाई का समय लग रहा है। मुझे 1 इकाई का मतलब 2 घंटे पता है, तो 3 इकाई का मतलब कितना होगा 6 घंटे। तो इसका मतलब चाल 50 की, 6 घंटे का समय। तो x को a से b तक जाने में 6 घंटे लगते हैं 50 की स्पीड से, तो a से b तक की दूरी कितनी आ गई भैया, 300 किलोमीटर। जो कि मैं देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या वाई से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई से कैसे कर सकते थे, 1 का मतलब 2, तो 2 का मतलब कितना होता है भाई 4, बिल्कुल सही है। फिर किस स्पीड से जा रहा, 75 की स्पीड से, तो 75 का मैं 4 से गुणा करता तो कितना आता 300, तो भी आंसर वही आता। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, 11वां प्रश्न कह रहा है, जो कि पाइप और टंकी का प्रश्न है। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। ए तो क्या करता है भाई, भरता है, तो इसकी क्षमता प्लस में आएगी।
बी क्या करता है, खाली करता है, तो इसकी क्षमता माइनस में आएगी। कितने घंटे में, 6 घंटे में। बी कितने में, 15 घंटे में। एलसीएम ले लूं तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो मेरा कुल काम क्या है, 30 काम है। 30/6 करूं तो कितना आया, 5। 30/15 करूं तो कितना आया, 2। टोटल काम कितना है भाई, 30। कौन कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। ए भरने का काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी प्लस में, मतलब 5 प्लस का। बी खाली करने का काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में, तो 2 किसका, माइनस का। 5 माइनस 2 कितना, 3। 3 इस 30 को काटेगा, 10। इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो 10 घंटों का समय लगेगा और वो 10 किस में आया है, प्लस में, तो टंकी भरेगी। अगर यही 10 माइनस में आता तो टंकी खाली होती। क्यों, क्योंकि जब कभी भी इस तरह के चैप्टर में अगर समय ऋणात्मक आए तो वो ऋणात्मक चिन्ह केवल और केवल टंकी खाली करने को बताता है। अगला प्रश्न, यहां से शुरू हो रहा है हमारा हिंदी वाला प्रश्न। यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमा लेता है। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि वह 3000 रुपए पर वस्तु को बेचे तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यह आपको बताना है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा एक एक नियम यूनिटी मेथड से कर लेते हैं। कैसे, देखिएगा। 8% लाभ कमाता है और 2700 रुपए पर बेचता है, तो 8% लाभ कमाता है, इसका मतलब कितने प्रतिशत पर बेचता है, 108% पर बेचता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 2700 रुपए विक्रय मूल्य है वो प्रतिशत में किसके बराबर है, 108% के बराबर है। ठीक है, तो फिर 1 रुपए किसके बराबर होगा, 108 बट्टा में किसके, 2700 के। बिल्कुल सही है। लेकिन 1 रुपए नहीं, बात हो रही है 3000 रुपए में बेचने की। तो 3000 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो वो तो 3000 से गुणा करने पर हमें पता चलेगा। सॉल्व कर लेते हैं भाई। 00 से 00 बिल्कुल गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल कर लेते हैं। 3 से चला गया 10 और 3 से चला गया कितना, 9। ठीक है, 9 से ये चला गया कितना, 12, और 12 का 10 से गुणा किया तो 120, और उसके पीछे क्या लगा हुआ, प्रतिशत, तो 120%। तो क्या 120% ऑप्शन में देखूंगा क्या, नहीं। 100% से कितना ज्यादा है वो मुझे चेक करना है। तो 100% से कितना ज्यादा है, 20%। तो इसका मतलब लाभ कितने का है, 20% का। सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। और यही अगर 95% आता तो मैं 5% की हानि कहता। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिएगा। कहां से शुरू हो रहा है भैया, यहां से शुरू हो रहा है हमारा हिंदी वाला प्रश्न। ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है, ठीक है। बी उसे अकेला 14 दिनों में कर सकता है, ये भी ठीक है। यदि ये दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना शेष बचा हुआ रहेगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ए और कौन है, बी, दोनों ही काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता प्लस में आएगी। कोई काम बिगाड़ नहीं रहा है तो माइनस में किसी की क्षमता लेनी नहीं। ए है क्या, 35, बी है क्या, 14। 35 और 14 का क्या ले लूं भैया, एलसीएम। ठीक है, 35 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, तो 70। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 35, एक बार 35, दूसरी बार 70, 14 से चला जाएगा। कितना आया, 2। कितना आया, 5। सही है, बिल्कुल सही है। काम कितना है, टोटल 70। करवाना किससे है, दोनों से, तो 2 और 5 कितना आ जाएगा, क्षमताओं का योग इनका 7। 7, तो 7 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 दिन में आपका पूरा काम खत्म हो रहा है। पर हमें 10 दिन तक काम करना ही नहीं है। हमें काम केवल कितने दिन करना है, 5 दिन। तो 5 दिन करूंगा तो इसका मतलब 10 दिन पूरे काम को करने के लिए है। तो 5 दिन में कितना काम होगा, आधा। पर आपको तो ये भी नहीं पूछा है कि काम बाकी काम हुआ कितना है। आपको तो ये पूछ रहा है काम बाकी कितना है। तो भैया जब आधा काम हो गया 5 दिन में, तो बचे हुए 5 दिन में आधा काम ही बाकी रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुपात समान अनुपात का प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, यहां से हमारा हिंदी शुरू हो रही है। यदि 3a बराबर 6b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है। 3a इज इक्वल्स टू 6b इज इक्वल्स टू 7c। तो a, b और c का अनुपात लेना है। तो क्या करूंगा, a के साथ में जो है उसको भूल जाइए,
क्या दिखाई दे रहा है बाकी 6 और 7 उसका गुणा कर दीजिए। बी की बारी आई, इस पैटर्न में इस तरह से करते हैं ना, बी की बारी आई तो उसके साथ वाले 6 को भूल जाइए, क्या दिखाई दे रहा है 3 और 7 उसका गुणा कर दीजिए। सी की बारी आई तो 7 वाले 7 को भूल जाइए, क्या दिखाई दे रहा है 3 और 6 उसका गुणा कर दीजिए। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दीजिए। 3 3 6 2 बार। और कुछ हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 अभाज्य संख्या आ चुकी है तो अब कैंसिल होगी नहीं। ये 14, वो 7 और पीछे कितना 6, तो 14:7:6 जो कि सीधा सीधा नजर आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है भैया? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, 15वां सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। यहां से हमारा हिंदी प्रश्न शुरू हो रहा है। यदि 5x/2 minus 1/4 ब्रैकेट 6x minus 5/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 7/6 है तो x की वैल्यू क्या होगी बतानी। बहुत आराम से बता सकते हैं। पहले प्रश्न को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ये है आपके 5x/2 minus 1/4, ये है 6x minus 5/3 और ये बराबर में आपके 7/6। बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं भाई। पहले क्या करूं? ब्रैकेट सॉल्व करूं? बिल्कुल करूं। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3, 3 का 6 से 18x माइनस कितना 5। क्या माइनस 5 कर सकता हूं? नहीं कर सकता क्योंकि ये x का और वो बिना x का है इसलिए। ठीक है, बाहर क्या पड़ा? 1/4, तो 1/4 का 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 का गुणा 12। पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर ये सॉल्व हो रहा है जो कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अब ये माइनस सॉल्व कर लेते हैं, फिर बराबर वाला हिसाब लगा लेंगे। तो ये है 5x/2 माइनस ये उधर जा चुका है तो ये 18x माइनस 5 बट्टा कितना 12। तो 5x/2 माइनस ये करना 7/6 पड़ा है उधर ही, ये लीजिए। तो 3 और 4 का गुणा कितना आ गया भाई 12। 2 और 12 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा भाई 12 आएगा। बिल्कुल सही है। 2 से 12 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का 5x से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 30x होगा। माइनस 12 से 12 जाएगा, 18x माइनस 5 होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो इनके चिन्ह बदल देगा। तो 18x जो कि प्लस का है माइनस जाने से माइनस का हो जाएगा और 5 जो कि माइनस का है इस माइनस जाने से प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 18x जो कि प्लस का था इस माइनस से माइनस का हो गया और 5 जो कि माइनस का था इस माइनस से प्लस का हो गया। बराबर में 7/6। 6 से 12 गया कितनी बार? 2 बार। 30x में से 18x जाएगा, 12x बचेगा और वो 2 उधर जाएगा, 7 से गुणा होगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12x प्लस 5 और वो उधर गया तो कितना हो गया 14। 5 को उधर भेज देते हैं तो 12x बराबर कितना आ गया आपके पास 9। x का मान पूछा है जो कि 9 बटा कितना आ रहा है 12, जो कि कट रहा है 3 और कितना आ रहा है 4। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ये एक एक स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। अगर आप चाहें तो काफी स्टेप जो कि इसके बाद में वर्बली मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है या नहीं, प्रैक्टिस कितनी आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा आयु का है। वर्तमान में अन्नू और डिम्पी, यहां से शुरू हो रहा है आप देख सकते हो। वर्तमान में अन्नू और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात कितना है? 5:8 है। ठीक है, 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी ये आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं। कौन है अन्नू और कौन है भाई डिम्पी? क्या रेशियो आज की तारीख में? 5:8। बिल्कुल सही है। दूसरा रेशियो 2 साल बाद का है जो कि है 2:3। सही है भैया, आप देख सकते हो ये प्रेजेंट का है, आज की तारीख का है, और ये कब का है? आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद का। तो इसका मतलब यहां से यहां 2 साल बड़े हैं तो उनकी इकाइयां भी बढ़नी चाहिए जो एज का रेशियो है उसकी। तो क्या यूनिट इकाइयां बढ़ी है क्या? नहीं, 5 से 2 और 8 से 3 ये तो कम हुई है जबकि बढ़नी चाहिए थी। तो इसका मतलब जब एक समान रूप से इकाइयां ना बढ़े तो हम उनको एक समान रूप से बढ़ाते हैं। ठीक है, वो आप इसको एक्सपांड कर भी कर सकते हो लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कैसे बढ़ाते हैं? ऊपर 5 और 8 का अंतर आपको कितना दिखाई दे रहा है? 3। उस 3 का हम गुणा करवा देंगे कहां पर? नीचे।
और नीचे 3 और 2 का अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1। उस एक का हम गुणा करवा देंगे कहां पर? ऊपर। ठीक है। अब जो ये नंबर आएंगे वो नंबर सारे के सारे कौन से आएंगे आपके? वो नंबर आएंगे जिनमें इकाइयों का अंतर बढ़िया सा अच्छा सा होगा प्रश्न के अनुसार। अंदर 3 जाएगा तो कितना होगा? 6। अंदर 3 जाएगा तो कितना होगा? 9। ठीक है। 8 से 9 एक इकाई बढ़ी, 5 से 6 एक इकाई बढ़ी, दोनों जगह इकाइयां एक समान बढ़ी और वो इकाइयां बढ़ी कितनी? 1। और वो एक इकाई जो है वो किसके बराबर है? 2 साल के बराबर। तो मैं कह सकता हूं एक इकाई 2 साल के बराबर मैं अभी तक निकालने में सफल हुआ हूं। ठीक है। तो एक का मान 2 साल है। हमें क्या पूछ रहा है? डिम्पी के बारे में पूछ रहा है। तो डिम्पी के लिए वर्तमान में इकाई कितनी है? 8 इकाई है। एक का मतलब 2 है तो 8 का मतलब कितना होगा भाई? 16। तो डिम्पी आज कितने साल की है? 16 साल की। लेकिन क्या डिम्पी की आज की आयु पूछी है क्या? नहीं। कब की आयु पूछी है? 2 साल पहले की आयु पूछी है। तो आप समझ सकते हैं आज अगर कोई 16 साल का है तो 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा? -2 करोगे तो 14 साल का रहा होगा। मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है भाई। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। देखिएगा 17वां प्रश्न क्या है? बहुत ही अच्छा सा है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का प्रश्न है। पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। क्या कह रहा है? 20, ध्यान रखना ये 17 पॉइंट नहीं है, 17वां सवाल है। 20 माइनस 2 बड़ा कोष्टक 25% ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, ब्रैकेट 15 गुणा 8 भाग 6 प्लस 12, ये ब्रैकेट बंद और बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद। स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट दोनों क्लोज कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। कौन कौन से साइन है? एक तो माइनस का है, एक इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन का है, एक ये ऑफ मतलब का है, और आपके सामने डिवीजन का भी है, अंदर एडिशन का भी है, और दोनों ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो जितने भी मैंने साइन आपके सामने बोले हैं, बी बॉड मास, जो भी हमारा नियम होता है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का, उस सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के नियम के अनुसार सबसे पहले मैं किसे सॉल्व करूंगा? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में भी मैं किससे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को। तो छोटे वाले ब्रैकेट में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है और एडिशन है। तो सबसे पहले आपका डिवीजन का काम होगा, तो सबसे पहले डिवीजन का काम कर लेते हैं। 8 से 16 कितनी बार भैया? 2 बार। सही है। तो 8 से 16 चला, सॉरी 16 नहीं 6 है ये 6 और ये कितना? 12। तो ये चला गया आपका कितनी बार? 4 बार। और ये चला गया आपका कितनी बार? 3 बार। 3 से 15 चला गया 5 बार। 5 का आपने गुणा किया 4 से कितना? 20 हो गया। 20 में आपने 12 जोड़ा तो 32 हो गया। छोटे वाले कोष्टक का मान आ गया आपके पास 32। अब बारी किसकी है? बड़े वाले कोष्टक की। बड़े वाले कोष्टक को सरल करते हैं तो 25% का मतलब होता है 25/100 और 25/100 का मतलब होता है 1/4। का मतलब होता है गुणा, और ये छोटा वाला कोष्टक जो कि 32 निकल कर आया है। 4 इसको काट देगा कितनी बार? 8 बार। तो इसका मतलब इस कोष्टक की वैल्यू कितनी आ गई? बिग ब्रैकेट की 8। बाहर क्या पड़ा है? 2, जो कि किसी भी चिन्ह में नहीं है, इसका मतलब गुणा में है। तो 2 और 8 का गुणा कितना? 16। तो 20 में से 16 घटा दूंगा तो मेरा आंसर निकल कर आना चाहिए 4, जो कि बिल्कुल मेरे सामने है, और वो ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा कौन सा? 4 नंबर ही ऑप्शन 4 वैल्यू के साथ। चलिए अगला प्रश्न, काफी बड़ा सवाल दिख रहा है भाई, यहां से शुरू हो रहा है हिंदी में, देखते हैं। यदि ए बी और सी कितने हो गए? 3 जने, क्रमशः 12 18 और 36 दिनों में एक काम को अकेले पूरा कर लेते हैं। ठीक है भाई। वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर बी जो है काम छोड़ देता है, तो ए और सी एक साथ काम करते रहे तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए कितने लोग हैं? 3, ए बी और सी। क्या क्या दिवस है उनके काम करने के? 12 18 और कितना है भाई? 36। एलसीएम बिल्कुल ले सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर 36 है, एलसीएम 36 ही आएगा क्योंकि 36 12 और 18 दोनों से जाता है। ठीक है। ये कितनी बार? 3 बार। ये कितनी बार? 2 बार। और ये कितनी बार? 1 बार। तो अब ये मेरे पास पूरी की पूरी इनकी काम करने की जो ड्यूरेशन है
जो समय है उसके लिए मैंने एक पूरी लाइन बना ली है। इस लाइन में मैं टुकड़ों में काम लिखता रहूंगा जैसे जैसे काम हो रहा है। काम शुरू किसने किया? तीनों ने। तो ये लीजिए, यहां से काम की शुरुआत हो रही है और तीनों एक साथ काम कर रहे हैं और यहां पर काम खत्म होगा। जो आएगा उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और सॉरी, जो जा रहा होगा उसको बाहर निकाल देंगे, जो आ रहा होगा उसको मिला देंगे। इस तरह से काम चलता रहेगा। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद क्या हुआ? बी ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? ये 3 करता है, ये 2 करता है, ये 1 करता है, तो एक दिन में 6 काम करते हैं। 2 दिनों तक साथ में है तो 6 इंटू 2 कितना काम कर लिया? 12 काम इन्होंने पूरा कर लिया। क्या हो गया भैया? 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद में बी ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये 2 दिन हो गए, बी चला गया। अब आगे कौन जा रहे हैं? ए और सी दोनों आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ा देते हैं दोनों को आगे। काम कितना है टोटल? 36। उसमें से हो कितना गया? 12। तो 36 में से 12 हो गया तो बचा कितना? 24 काम अब हमारे पास शेष बचा हुआ है। ये 24 काम कौन करेगा? जो काम पर लगे हुए हैं। काम पर लगे हुए कौन है? ए और सी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ए और सी कितना काम करेंगे? 24 काम करेंगे। कैसे करेंगे? अपनी एफिशिएंसी, क्षमता के अनुसार करेंगे। और ए और सी की क्षमता कितनी है? 3 और 1 कितनी? 4। तो 3 + 1 कितना? 4। 4 24 को काटेगा कितनी बार? 6 बार। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? अगर ये प्रश्न है तो 2 दिन ये और 6 दिन ये, 8 दिन में। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न तो ये है कि ए और सी एक साथ काम करते हुए शेष काम को, बचा हुआ काम जो कि 24 था, उसे कितने समय में करेंगे? तो उसे कितने समय में करेंगे? 6 दिन में। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां। कहां से शुरू हो रहा है भाई? यहां से। हिंदी में यहां से शुरू हो रहा है, बाकी इंग्लिश में तो है ही है। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 36 इट बिकम्स 109% ऑफ इटसेल्फ, देन व्हाट इज द नंबर? ठीक है, कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या है? आपको ये बताना है। बहुत ही आराम से बता सकते हैं। संख्या कितनी भाई? 100%। बढ़कर कितनी हो गई भाई? 109%। तो कोई बताएगा प्रतिशत में कितनी बढ़ी है? 9% बढ़ी है, जो कि साफ साफ समझ सकते हैं। ये 9% में अपने आप तो बढ़ी नहीं, उसमें कुछ नंबर बढ़ा तब प्रतिशत बढ़ा। नंबर कितना बढ़ा भाई? 36। तो इसका लिए 9% किसके बराबर है? 36 के। तो 1% किसके बराबर है? 36/9 के। पर 1% यहाँ कोई नहीं पूछ रहा आपको, तो वो संख्या पूछ रहा है। तो इसका मतलब संख्या के लिए प्रतिशत कितना था भाई? 100। तो 100% का मान बताना है तो 1 का मान इतना, तो 100 का मान कितना? 100 से क्या कर दूंगा? गुणा। प्रतिशत से प्रतिशत, 9 से 36, 4, 4 का 100 से कितना? 400। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 400 आपका वो नंबर है, ओरिजिनल वाला है ना। उसमें 36 बढ़ाने के बाद तो वो 436 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, फाइंड x if the mean of the number 10, 4, 1, 15, 15, x, 12 and 14 is 10। आपको कह रहा है यदि 10, 4, 1, 15, 15, x, 12 और 14 का मध्य जो है 10 है, x का मान क्या होगा? मध्य आपको पता है, मीन आपको पता है क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जो कि बराबर दे रखा है किसके? 10 के। राशियों का योग कर लो भैया, करते हैं। 10 और 4 और 1 5, तो 15, 15 और 15 30, और 15 कितना? 45। ठीक है, एक 15 इसको दे दूं तो 60, इधर बच गया आपके पास कितना? 11। तो ये हो गया कितना? 71 और x। तो 71 प्लस x, ये मेरे पास इनका योग आ गया। अब संख्याएं कितनी है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना? 8। x का मान आ गया, खत्म हो गया ये। उधर भेज दीजिए, कितना हो गया भैया? 80। इधर कितना है? 71 प्लस क्या? x। x बराबर 80 माइनस क्या करोगे? 71। कितना आएगा भाई? 9। कौन सा ऑप्शन है आपका? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सवाल है। नहीं समझ में आए अगर इसकी लैंग्वेज तो आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है बहुत ही अच्छा सवाल। देखिएगा, 3 बक्सों का वजन आपको दे रखा है 4, 7 और 10 किलोग्राम। 3 बॉक्स है,
जिनका अलग अलग वजन है, 4 किलो, 7 किलो और 10 किलो, ठीक है। इनमें से कौन बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं इन तीनों बक्सों से और ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन उसका कभी भी नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। मैथमेटिक्स का तो नहीं कह सकता, रीजनिंग जैसा भी सवाल है ये, पर मैथमेटिक्स में भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई टॉपिक नहीं लग रहा, आपका दिमाग लग रहा है बस, ठीक है। 4 किलो का एक है, 7 किलो का एक है और 10 किलो का एक है, तो इनमें से कौन बक्सों के किसी भी संयोजन का कॉम्बिनेशन का आपको कुल वजन नहीं हो सकता। देखो भैया, पहला ऑप्शन 14 किलो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? 4 किलो प्लस 10 किलो, बिल्कुल सही है। कौन कौन सा बॉक्स ले लिया? ये और ये। अब ऐसा नहीं है कि ये ले लिया तो अगले ऑप्शन में ये ले नहीं सकते। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? 21 किलो। 21 किलो हो सकता है क्या? 10, 7 और 4 बिल्कुल हो सकता है, तीनों ले लिए। तीसरा ऑप्शन 18 किलो। 18 किलो हो सकता है क्या? अगर मैं 4 और 7 लूं तो 4 और 7 कितना होगा भाई? 11। 10 और 7 लूं 17, 10 और 4 लूं 14, 4 और 10 लूं 14, 7 और 10 लूं 17, ठीक है। 7 और 4 लिया तो कितना? 11। तीनों को लूं तो कितना? 21। 18 तो कभी आएगा ही नहीं, तो क्या 17 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? 10 और 7। ऑप्शन कौन सा सही है मेरा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है भाई। चलिए, फ्री का नंबर था, अगर दिमाग चलाओ तो ठीक है, और नहीं तो इससे मुश्किल कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22वां, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। यहां से हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है। क्या कह रहा है? एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है। एक बोरी 400 रुपए की और 60 बोरी लेकर आता है, ठीक है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल कितना लाभ चाहिए? 16.4% का। तो शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी होगी? किस लाभ पर नहीं, किस कीमत पर बेचनी होगी, ये पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो भाई, टोटल बोरियां कितनी लाया वो? 60। उसको दो टुकड़ों में बेचा उसने। कौन कौन सी? 18 बोरियां, बिल्कुल सही है। और 18 बोरियों को उसने कैसे बेचा? 8% के लाभ पर बेचा, एकदम सही है। तो 60 में से 18 बेच दी तो बची कितनी भाई? 42। अब वो शेष को कितने पर बेचे, रुपए में कह रहा हो, प्रति बोरी, हर एक बोरी की रेट पूछ रहा है। अभी मैं मान लेता हूं कि वो शेष बोरियां जो कि 42 बोरियां हैं उनको x% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। पर प्रतिशत तो पूछा ही नहीं है, तो प्रतिशत निकलेगा, क्रय मूल्य है तब विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। किससे? 6 से। कितनी बार? 10 बार। ये 6 से कितना? 3 बार। और ये 6 से चला जाएगा कितनी बार भाई? 8 बार या 7 बार? 7 बार, सही है। तो कुल जो 60 बोरियां हैं उन पर फाइनली लाभ कितना मिल रहा है लास्ट में? 16.4% का। तो यहां लाभ है आपका कितना? 16.4% का, ठीक है। तो ये लाभ इन दोनों से ही आ रहा है, तो इसका मतलब 8% का इससे गुणा करूंगा तो 8 इंटू 3 कितना हो गया भाई? 24%, बिल्कुल सही है। x का इससे गुणा करूंगा तो कितना होगा भाई? 7x%, बिल्कुल सही है। ये टोटल किसके बराबर होगी? इसके। तो 16.4 का मैं 10 से गुणा करूं तो पॉइंट हटेगा, 10 लगेगा, कटेगा तो कितना आएगा? 164%। यही आने वाला है, बिल्कुल यही आने वाला है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे 10 के साथ तो 10 से 10 कटेगा, प्रतिशत यूं का ही। सारे प्रतिशत हटा देता हूं, कैंसिल कर लेता हूं, यहां से प्रतिशत कॉमन आएगा, उस प्रतिशत से कट जाएगा। चॉइस को उधर भेजते हैं, भेज दीजिए। उधर भेजूंगा तो 160 में से चॉइस कम हो जाएगा, तो 160 में से अगर मैं चॉइस कम कर लूं तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 20%, जो कि हमारा आ चुका है कि ये जो शेष बोरियां हैं उसको 20% लाभ, जो कि एक्स माना था, उस 20% लाभ पर वो बेचेगा। तो इसका मतलब खरीदी कितने में भाई? हर एक बोरी को 400 रुपए में। 400 रुपए पर कितना कमाना चाह रहा है वो? 20%। तो 400 का 20% निकाल लो, जो कि आ रहा है कितना भैया? 80 रुपए। तो इसका मतलब बेचते टाइम हर एक बोरी को कितने में बेचेगा? जो बची हुई बोरियां है, 480 रुपए में। डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा, ठीक है भाई। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बहुत ही आसान है, 1 सेकंड में आप इसको कर सकते हो अगर आपको अलजेब्रा बीजगणित का सूत्र याद है तो। क्या है भाई, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.025 का स्क्वायर, ये डिवाइड है, ये लीजिए डिवाइड, 0.1 माइनस 0.025, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, और ये हो गया मेरा ए माइनस क्या बी। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ये लीजिए ए प्लस बी। अब a माइनस बी लिखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि नीचे लिखा हुआ कटेगा, पर लिख देते हैं सभी को समझ में आ जाए इसके लिए। ये नीचे वाली वैल्यू यूं की यूं आ गई, तो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, इसको इसमें जोड़ देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0.125। विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जुड़ने के लिए ऐसे जुड़ेगा, गलत मत जोड़ देना, 25 में एक 26 मत कर देना। तो आंसर आया 0.125, जो कि मैं ऑप्शन देख सकता हूं कौन सा है भाई, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 24वां। हाँ, 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो भाई, बराबर, और हर एक कोण कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का। भुजा क्या है, ए, प्रत्येक कोण कितना, 60 का। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, हीरोज वाला जो फॉर्मूला होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं के योग का आधा। उस समय ए बी सी की जगह ए रखने पर, पूरा डेरिवेशन करने पर इसका एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो आता है √3/4 इंटू उसकी भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, भुजा कितनी है यहाँ पर, 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, पर 8 गुणा 8 लिख लेते हैं, 4 से 8 गया 2, 8 का 2 से गुणा 16, और साथ में कितना √3, तो 16 √3 मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। नाव धारा का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिएगा। एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। धारा की दिशा में मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, अनुकूल जिसे हम कह सकते हैं। और फिर उसी दूरी को, मतलब जितनी गई है उसी दूरी को विपरीत दिशा में, अब दिखती सी बात है, जाते टाइम अगर धारा की दिशा में थी, अनुकूल थी, डाउन स्ट्रीम थी, तो आते टाइम धारा की विपरीत होगी, प्रतिकूल होगी, अप स्ट्रीम होगी। विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कुल यात्रा मतलब आना और जाना, कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड जब कभी भी आपको निकालनी हो और आने जाने की अगर दूरियां एक समान हो, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका 2s1 मतलब पहली स्पीड, s2 मतलब दूसरी स्पीड, अपॉन s1 प्लस s2 पहली और दूसरी स्पीड। तो यहां पर जाते टाइम कौन सी स्पीड है, अनुकूल, जो कि कितनी है भैया 12, आते टाइम क्या है, प्रतिकूल, जो कि कितनी है 24, और ये 12 प्लस कितना 24, 12 और 24 नीचे जोड़ लू कितना हो गया 36, 12 से 36 काट लू कितनी बार, 3 बार, 3 से 24 को फ्री कर दूं कितनी बार, 8 बार, और 8 का 2 से गुणा कर दूं कितना भाई, 16। सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न 26वां। कहां से शुरू हो रहा है भाई, यहां से, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 रुपए है, ठीक है भाई, और वह इसका 5/7 भाग क्या करता है, खर्च कर देता है। ओके, यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है और खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5वें भाग की वृद्धि हो जाती है, तो अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं इन रुपयों का हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे डेटा जो है वो आपको रेशियो अनुपात में दे रखा है, और जो पूछा है वो भी किस में पूछा है, अनुपात रेशियो में ही पूछा है। तो 12,600 को मैं काम में नहीं लूंगा, इसको बिना काम में लिए हम इसमें मामला सेट करके देखते हैं। देखना भाई, देखिएगा क्या बोल रहा है, वह
5/7 भाग खर्च कर देता है। किसका कर देता है? अपने वेतन का। तो पहली बात तो उसका इनकम, ठीक है, इनकम किसके बराबर होगी भाई? जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्च है, और जो उसकी सेविंग है, जो उसकी बचत है, उसके बराबर होगी। ठीक है, यहां लिख लेते हैं थोड़ा नीचे। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस क्या? उसकी सेविंग्स, मतलब आय बराबर वेतन बराबर खर्च प्लस बचत। क्या बोल रहा है आपको? अपने वेतन का 5/7 भाग क्या करता है? खर्च कर देता है। किसका? वेतन का। तो वेतन कितनी इकाई है? 7 इकाई पहले तो। खर्च कितना है इसका? 5/7। तो 7 का 5/7 कितना होगा? 5। खर्चा कितना किया? 5। तो बचाया कितना भैया? 2। ये पहले का हिसाब आ चुका है। आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है? यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाए, वेतन है कितना भाई हमारे सामने? 7। 7 का 1/3 कितना होगा? 7 का मतलब गुणा 1/3 तो कितना होगा? 7/3 ही होगा। तो अब उसका वेतन क्या हो गया? अब उसका वेतन 1/3 बढ़ गया, तो 7 का 1/3 कितना होगा भाई? 7 का 1/3। ठीक है, तो वेतन 1/3 बढ़ जाता है। तो वेतन है कितना? वेतन है 7। कितना बढ़ गया? 1/3 बढ़ गया। तो अब हो कितना गया? 3। 7 का 3 से कितना? 21। 21 और 1 कितना? 22। 22/3 अब उसका वेतन हो चुका है। आगे चलते। खर्च में वर्तमान खर्च, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। तो खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5वें भाग की वृद्धि हो जाती है। तो अभी खर्चा कितना है? 5। 5 का 1/5 निकालूं तो कितना होगा भाई? 1। तो इसका मतलब खर्च में वृद्धि कितनी हुई? 1। तो अब खर्चा कितना है भैया? 6। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे उसकी आय पता चल गई नई वाली, मुझे उसका खर्चा पता चल गया नया वाला, तो क्या उसकी बचत नहीं बता सकता मैं नई वाली? बिल्कुल बता सकता हूं। उसकी आय में से घटा दीजिए जो उसका खर्चा है वो। तो 22/3 में से 6 घटा देते हैं, तो इसका मतलब 22/3 में से 6 जाएगा तो एलसीएम कितना आएगा? 3। ये तो 22 का 22 ही रहेगा। बिल्कुल सही है। इसके नीचे 1 है, तो 6 इंटू 3 कितना होगा? 18। तो 22 18 कम कर लूं तो कितना आ गया? 4/3। अब नई बचत कितनी है उसकी? 4/3। ये सारा हटा देते हैं क्योंकि इसकी किसी की भी आवश्यकता नहीं। नया वेतन 22/3, नया खर्चा 6 और नई बचत 4/3। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है? हमें ये पूछ रहा है कि अब वह वर्तमान में, मतलब अभी जो हमने परिवर्तन किया है, अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा? वेतन कितना है भाई? 22/3। सही है। बचाता कितना है भाई? 4/3। अब ये कितना है वो देख लीजिए। 3 से 3 गया, ये गया 2 बार, ये गया कितना? 11 बार। ठीक है, तो 2 बार और ये 11 बार, 2/11। क्या कुछ वैल्यू इधर उधर हुई है या कुछ गड़बड़ हुई है इसमें? देखें एक बार अगर हम तो, ये 7 है, ठीक है। 5/7 खर्च करता है, 5 खर्च किया, 2 बचाया, ठीक है यहाँ तक। फिर इसका 1 बढ़ा दिया तो 6 हो गया। उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है, तो वेतन पहले कितना था भाई? 7 था, 1/3 बढ़ गया, तो ये कितना आया? 3। 7 का 3 से 21 और 1 कितना? 22/3। ये भी सही है। ठीक है, अब उसकी बचत कितनी होगी? तो वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा? ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 3 और 6 एलसीएम कितना आएगा? 3 ही आएगा। ये 22 का 22 ही रहेगा। 6 का 3 से 18 ही होने वाला है। घटाऊंगा तो 22 में से 18 4 ही आने वाला है। तो 4/3 ये मेरे सामने आया है, यहां तक सही है। उसकी बचत अब 4/3 है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है? अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा? तो बचा कितना रहा है? 4/3 बचा रहा है। किसका बचा रहा है? अपने वेतन का। तो वेतन का अगर बचा रहा है, अब उसका वेतन कितना है? 22/3 है। 3 से 3 जा रहा है, 2 और 11 आ रहा है। ठीक है, तो 2/11 आ रहा है, तो ऑप्शन शायद कुछ गड़बड़ रहे होंगे क्योंकि हमने कैलकुलेशन वापस चेक कर ली, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, तो टाइपिंग मिस्टेक रह गई होगी। चलिए कोई बात नहीं है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहां से हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है। कहां से? यहां से। 5 साइन थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा का मान बताइए। बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब आपको थीटा दे रखा है तब बता सकते हैं।
और थीटा कितना दे रखा है भैया 30 डिग्री। तो आपको सारणी याद होनी चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है भाई? साइन 30 का मान होता है 1/2। और कोसेक क्या है भाई 30। तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, क्योंकि हमें पता है टेन बराबर 1/cot, साइन बराबर 1/ क्या कोसेक, और सेक बराबर 1/cos। तो इसका मतलब साइन 30 का मान 1/2 बिल्कुल सही है। कोसेक 30 का मान, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/1 मतलब कितना? 2। ये कितना? 4। 5/2 मतलब कितना? 2.5। तो 2.5 -4 करूंगा तो माइनस का आएगा, और वो भी कितना? 1.5। इसका मतलब 3/2। सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए 28वां। यहां से शुरू हो रहा आपका आंसर क्वेश्चन। एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति स्टेशन ए से बी तक क्या करता है? पैदल जाता है। क्यों जाता है भाई? टैक्सी कर ले, उसका मन नहीं होगा इसीलिए जाता है। तो अगर जाता है तो हम भी जाने देते हैं, हमारे क्या है? सही है ना? हमको तो प्रश्न करना, बाकी वो कहीं भी जाए। एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से 20 घंटे का समय लेता, मतलब पैदल जाना और साइकिल से आना 20 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, पैदल गया, अक्कल आई, इसीलिए वापस आते टाइम साइकिल से आ गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब पैदल जाना पी समय प्लस साइकिल से आना, ठीक है, तो सी समय, तो पी और सी मिलाकर कितने? 20 घंटे हैं। आगे चलते, यदि वह से वापस आता तब दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता तो 6 घंटे का समय लेता। ठीक है, कहने का मतलब है यदि वह जाता और वापस आता और दोनों तरफ आना जाना दोनों किससे करता? साइकिल से, तो 6 घंटे का समय लेता। इसका मतलब साइकिल से जाना सी समय, साइकिल से आना सी समय, सी और सी कितना? 6 घंटे। तो 2c बराबर कितना? 6। तो c बराबर कितना भैया? 3। अब पता चल गया कि साइकिल के लिए समय कितने घंटे हैं? 3 घंटे। क्यों? क्योंकि स्टेशन तो ए और बी फिक्स है, उन्हीं के बीच में मूवमेंट हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब सी साइकिल के लिए 3 घंटे हैं, तो क्या पैदल के लिए मैं समय बता सकता हूं? बता सकता हूं। 3 उधर जाएगा, 20 में से 3 कम होगा तो कितने घंटे? 17 घंटे। तो पैदल के लिए कितने घंटे भाई? 17 घंटे। पैदल के लिए जाना या आना, केवल जाना या केवल आना, उसके लिए 17 घंटे लगेंगे। अब पूछ क्या रहा है? तो बताइए उसे पैदल जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। तो 17 घंटे जाने में, 17 घंटे आने में, टोटल 34 घंटों का समय उसको लगेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, यहां से हिंदी में शुरू हो रहा है। 506 और 782 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बताइए। दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो पहला तरीका, इनका अंतर ले लीजिए, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा भाई? 506 और 782, 12 में से 6 गया तो कितना? 6। 7 का ये 7, ठीक है, और फिर ये 7 5 कितना? 2, 276 आ जाएगा। अब 276 जो है इनमें से किससे कटता है उसे पकड़ लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा कौन सा तरीका है? डिवीजन मेथड जो है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम कहते हैं, वो लगा लेते हैं। भागफल विधि जिसको हम कहते हैं, वो लगा लेते हैं। और वो क्या होती है? वैसे इसका उत्तर 276 जो है 29 से जाएगा नहीं, 6 आएगा नहीं उसमें। 22 से 6 एक बार चला जाएगा, फिर आपके रह जाएगा 5, तो 56 नहीं जाएगा। 34 में 6 अगर देखूं तो 4 बार में आता है, और 4 बार में ये नहीं, तो 46 का अगर 6 देखें तो 6 चौक 24, 240, और 6 चंग 36, बिल्कुल सही है। 46 हमारा आंसर हो जाएगा 6 बार में, क्योंकि 6 चौक 24, 240 हो जाएगा, और 6 चंग 36, 240 और 36, 276 हो जाएगा। 46 हमारा आंसर आ चुका है अंतर वाले मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको वो भी समझा देता हूं। दोनों में छोटा कौन भाई? 506। उससे बड़ा कौन भाई? 782। ये मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर आ चुका है इससे। पर अगर किसी को भाग देना नहीं आता है तो उसके लिए ये मेथड लगा रहा हूं। किसको ये चीजें समझ में नहीं आती है कि 29, 22, 46, 34 का भाग कैसे दे, उनके लिए ये मेथड है। कितनी बार गया? एक बार। ये ध्यान रखना, छोटे नंबर का भाग बड़े नंबर में देना, उल्टा मत लिख देना, भाग जाएगा ही नहीं। एक बार जा रहा है, 2 बार में तो 1000 से ज्यादा हो जाएगा ना। इनका अंतर अभी अभी लिखा है कितना? 276।
अब इस भागफल विधि में उस समय तक हम इस भाग को चलाते रहते हैं जब तक हमारा शेषफल क्या नहीं आ जाता है, 0। और ये जो शेषफल आया, रिमाइंडर आया, ये अगले वाले डिवीजन के लिए, अगले वाले भाग के लिए डिवीजर बन जाएगा, और जो पिछला डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। तो ये आ गया 506। कितनी बार कर लूं भाई, एक बार या दो बार? 27 का 54 एक बार ही करना पड़ेगा, क्योंकि 276 तो छोड़ दीजिए, मैं 270 भी पकड़ूं तो भी 27 का डबल 54 होता है, और 0 तो 540 होता है, ये तो 506 है, जिसमें तो अभी 76 का 6 मैंने लिया ही नहीं है। तो ये आ गया 276। 6 माइनस 6 कितना, 0। 10 में से 7 जाएगा कितना भाई, 3। 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, 2। सही है। 276 लिखते जाइए उस समय तक जब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए। कितनी बार, एक बार ही जाएगा। कितना जाएगा, 230। ये 6 और ये कितना, 4, और ये कितना है आपके पास, 230। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या अब जाएगा, अभी देख लेते जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए, तो अगर 5 चौक 20 और 6 पंजे 30, 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 तो 200 हो जाएगा, और 5 छंग 30 तो 30 हो जाएगा, 200 और 30 230 हो जाएगा, तो 5 बार चला गया। क्या शेषफल शून्य आ गया, क्या आ गया? तो लास्ट वाला जो भाजक था, जो हमारा डिवीजर था, वही हमारा इनका क्या था, एचसीएफ था, मसप था, जो कि 46 पहले से आया हुआ है। ये उनके लिए जिनको भाग देना नहीं आता, जिनको पहाड़े याद नहीं होते, ठीक है। बाकी तो उत्तर वहां पर आ चुका है। तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया 29 सवालों का, जो कि 23 जनवरी 2019 को पहली शिफ्ट जो हुई थी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 की, उसके बारे में। और ये डिस्कशन हम और करेंगे 23 जनवरी शिफ्ट 2 की, फिर एक और करेंगे 23 जनवरी शिफ्ट 3 की, फिर 22 जनवरी शिफ्ट 1, 22 जनवरी शिफ्ट 2, 22 जनवरी शिफ्ट 3, 21 जनवरी शिफ्ट 1, 21 जनवरी शिफ्ट 2 और 21 जनवरी शिफ्ट 3। ये 9 शिफ्ट के बारे में बात करने के बाद मैं हर एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और टॉपिक में भी पहले वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, जो पिछले पेपर में प्रश्न आए हैं उनके अनुसार मैंने डिसाइड किया है। कौन सा महत्वपूर्ण सबसे अधिक है, उसके लिए एक मैंने 10-15 मिनट का वीडियो और बनाया है, जो कि अपलोड कर चुका हूं मैं चैनल पर, ठीक है। उसको भी देखिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि पहले कौन कौन से चैप्टर कवर करना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, चैप्टर सारे ही कवर करने हैं, लेकिन पहले किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ये आपको पता चलेगा। तो आई होप ये जो मैंने आपको सवाल समझाए बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाए, सिर्फ आंसर टिक नहीं करवाए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, और आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा ही मिलने वाला है। और आने वाले जो 25 क्वेश्चन की हर एक टॉपिक में से सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं 2-3 दिन बाद, उससे भी बहुत आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि कोई भी सवाल नहीं लिए जाएंगे, वही जो रेलवे को देखते हुए महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं सवालों के बारे में चर्चा करी जाएगी। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आने वाले वीडियोस का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपके जैसे ही दूसरे स्टूडेंट का आप भला करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो बेझिझक बिना किसी दिक्कत के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर इस पूरी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं आप एज इट इज, जैसे मैंने 29 सवालों को समझाया है यूं की यूं, तो टेलीग्राम पर जाकर इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पर चैनल ग्रुप बना हुआ है आई मैथ यू के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन जरूर करें। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे 23 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन से लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।